फिल्म की शुरुआत रीना नाम की एक लड़की की शादी की तैयारियों से होती है। रीना की माँ देख रेख कर रही होती हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर वह रीना के रूम में जाती हैं। माँ रीना को देखकर कहती हैं कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो उन्हें रीना पर बहुत नाज होता। रीना भी अपनी माँ की हिम्मत की दाद देती है कि कैसे उन्होंने अकेले उसे बड़ा किया। माँ रीना को समझाती हैं कि शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक लंबी जर्नी है। वह रीना को पास्ट के किसी अधूरे मामले से सावधान रहने को कहती हैं ताकि आगे चलकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुसीबत न आए। रीना माँ को तसल्ली देती है कि सब ठीक है। सेरेमनी शुरू होने का वक्त हो जाता है। माँ के जाते ही रीना मिरर के सामने बैठती है कि तभी मिरर अपने आप अजीब तरीके से क्रैक हो जाता है। साथ ही दीवार पर टंगा फोटो एल्बम भी गिर जाता है। अचानक लाइट चली जाती है। रीना मम्मी पापा की फोटो संभालती है। बाहर जाकर पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। रीना वापस रूम में आती है तो देखती है एल्बम नीचे पड़ा है और उसका कांच भी टूटा हुआ है। तभी उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखाई देता है। रीना उस आदमी का पीछा करती है लेकिन बालकनी में पहुंचते ही वह गायब हो जाता है। रीना को वहां गंदे कीचड़ वाले पैरों के निशान दिखते हैं और एक गंदी सी बदबू आती है। रीना वहां रखा शादी के गुस्ल का पानी चेक करती है जिसमें फूलों के साथ कुछ काला लिक्विड दिखता है। अचानक कुछ ऊपर तैर कर आता है तो रीना डर कर चिल्लाती है और माँ को बुलाती है। पानी पूरा काला पड़ चुका था और उसमें एक मरा हुआ चूहा था। कोई चेक करके बताता है कि यह काला खून है और इसे एक बुरा ओमेन माना जाता है। इसके बाद सीन कुछ वक्त आगे शिफ्ट होता है। हम रीना को उसके हस्बैंड प्रम के साथ देखते हैं। पता चलता है कि प्रम का प्रमोशन हुआ है और ऑफिस की तरफ से उन्हें रहने के लिए घर भी मिला है। रीना आज भी शादी से पहले हुई उन अजीब घटनाओं को लेकर परेशान है लेकिन प्रम उसे समझाता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रम लॉजिक देता है कि मिरर खराब क्वालिटी का था इसलिए टूटा, लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से गई और फोटो ठीक से नहीं टंगी थी इसलिए गिरी। रीना जब कीचड़, चूहे और काले पानी के बारे में पूछती है तो प्रम बताता है कि माँ ने कहा था पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, शायद उन्होंने ही यह सब किया होगा। प्रम रीना को भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक है। प्रम उनकी नई जिंदगी की बात करता है और मजाक में कहता है कि उसे 11 बच्चे चाहिए। बातों बातों में वह अपने नए घर पहुंच जाते हैं। वहां मिस्टर मुरी और मिसेस दर उनका वेलकम करते हैं। प्रम रीना को बताता है कि ये लोग हफ्ते में एक दिन घर की सफाई करने आएंगे। वह लोग घर के अंदर जाते हैं। बताया जाता है कि पुरानी लाइट्स बदल दी गई हैं और घर पूरी तरह तैयार है। अचानक प्रम जमीन पर कीचड़ देखकर हैरान हो जाता है। मिसेस दर कहती हैं कि उन्होंने तो पोछा लगाया था। वह खुद हैरान है कि कीचड़ कहां से आया। प्रम उन्हें फिर से साफ करने को कहता है। इस घटना से रीना काफी टेंशन में आ जाती है। रात को बेडरूम में बहुत गर्मी लगने पर रीना फैन के बारे में पूछती है। प्रम बताता है कि घर में फैन नहीं है, वह कल ऑफिस से एक फैन मंगवा लेगा। अगले दिन मिसेस दर पूछती हैं कि नए घर के लिए कोई फंक्शन होगा या नहीं और पड़ोसियों की मदद का ऑफर देती है। रीना मान जाती है। मिसेस दर रीना से फैन के बारे में पूछती हैं। रीना बताती है कि यह प्रम के ऑफिस से आया है। रीना कहती है कि कल रात उसे बहुत गर्मी लगी थी। यह सुनकर मिसेस दर हैरान होती हैं क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर ठंड रहती है। खैर, रात में रीना मिसेस दर और पड़ोसियों की मदद से घर पर एक हाउस वार्मिंग फंक्शन रखती है। प्रम कॉल करके बताता है कि उसे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। वह रीना से कहता है कि उस्ताद आए तो उन्हें अच्छे से अदरक वाली चाय बनाकर देना। इसके बाद रीना बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी को देखती है। रीना उसे ही उस्ताद समझकर अंदर बुला लेती है और बैठने को कहती है। रीना बताती है कि उसके हस्बैंड को आने में देर होगी और चाय लेने किचन चली जाती है। चाय बनाकर रीना पीछे मुड़ती है तो देखती है वह आदमी वहां नहीं है। रीना मिस्टर मुरी से पूछती है, उस्ताद कहाँ गए? मिस्टर मुरी हैरान होकर कहते हैं कि उस्ताद तो अभी आए ही नहीं। इतने में प्रम असली उस्ताद के साथ घर पहुंचता है। रीना घबरा जाती है और प्रम को उस पहले वाले आदमी के बारे में बताती है। वह कहती है उसने एक बूढ़े आदमी को बाहर वेट करते देखा था जिसे वह उस्ताद समझ बैठी। प्रम सोचता है शायद कोई पड़ोसी होगा। खैर, उस्ताद घर की सलामती के लिए दुआ और प्रेयर शुरू करते हैं। दुआ के बीच ही रीना को वह रहस्यमयी बूढ़ा फिर दिखाई देता है। वह आदमी अजीब तरीके से उसकी तरफ आ रहा था। रीना डर जाती है। फिर रीना उस आदमी को खिड़की के बाहर देखती है और प्रम को दिखाने की कोशिश करती है। प्रम वहां जाकर चेक करता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह भी रीना उस आदमी के बारे में सोचकर बेचैन रहती है। वह सोचती है सिर्फ उसे ही वह क्यों दिख रहा है। प्रम उसे शांत करता है और कहता है कि मिस्टर मुरी और पड़ोसियों को कोई नहीं मिला और उस इलाके में वैसा दिखने वाला कोई है ही नहीं। वह अंदाजा लगाता है कि शायद वह आदमी रास्ता भटक गया होगा या कोई मजाक कर रहा था। वह रीना को दरवाजे खिड़की बंद रखने को बोलकर काम पर चला जाता है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। आज भी गर्मी की वजह से रीना सो नहीं पाती और वॉशरूम में नहाने चली जाती है। हम वॉशरूम के दरवाजे के पीछे उस आदमी का रिफ्लेक्शन देखते हैं। नहाने के बाद रीना वार्डरोब बंद करती है। तब हम उसके बहुत करीब उस आदमी को खौफनाक रूप में देखते हैं लेकिन रीना ध्यान नहीं देती। खैर, रीना मिरर में उस आदमी को देखती है लेकिन पीछे मुड़ते ही वह गायब हो जाता है और रीना डर के मारे हांफने लगती है। रीना बेड पर आकर लेट जाती है लेकिन तभी उसके मुंह पर ऊपर से पानी गिरता है। आंख खोलकर देखती है तो वह आदमी छिपकली की तरह सीलिंग पर चिपका हुआ है।
डर के मारे रीना की बोलती बंद हो जाती है। अचानक वह आदमी उस पर कूद पड़ता है और कहता है, मुझे तुम चाहिए। रीना डर कर चीख पड़ती है। रीना प्रम को बताती है कि उसने उस आदमी को देखा। प्रम उसे शांत करता है कि यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद कहानी 7 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं किचन में मिसेस डर के साथ रीना खाना बना रही है। अचानक रीना को उल्टी जैसा फील होता है। उधर प्रम ऑफिस में फसल काटने की इन्फो और फैक्ट्री वर्क कोऑर्डिनेट करने में बिजी है। तभी कोई आकर बताता है कि प्रम का फोन आया है। फोन उठाते ही मिसेस डार प्रम को बताती हैं कि रीना की तबीयत खराब है, उसे वॉमिटिंग हो रही है और फीवर जैसा लग रहा है। सीन अब हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि रीना बीमार नहीं बल्कि 7 महीने की प्रेग्नेंट। ये खुशखबरी सुनकर प्रम और रीना फूले नहीं समाते। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगते हैं। प्रम बच्चे की हेल्थ के लिए दुआ करता है और रीना पर प्यार लुटाता है। उस रात प्रम कॉल करके बताता है कि उसे ऑफिस से आने में फिर देर हो जाएगी। वो रीना को खाना खाकर सो जाने को कहता है। रीना को भूख नहीं थी, इसलिए वो मिसेस डार को खाना हटा देने को कहती है। तभी उसे वहीं सेम पैरों के निशान दिखते हैं। रीना घबराकर पूछती है कि क्या कोई घर में घुसा था। मिस्टर मुरी इसे बिल्ली के पैरों के निशान बताकर टालना चाहते हैं, लेकिन मिसेस डार साफ कहती हैं कि ये इंसान के ही निशान हैं। जब मुरी कसम खाता है कि उसके पैर साफ हैं, तो रीना उन्हें फ्लोर साफ करने का बोलकर अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो बेड पर लेटती है, दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर कोई नहीं था तो वो डर कर वापस रूम में आ जाती है। तभी दोबारा बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है। इससे पहले कि रीना दरवाजा खोलती, लाइट चली जाती है और वो आदमी बेड के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। वो शैतान बहुत ही खौफनाक और वायलेंट तरीके से रीना पर झपटता है और उसके पेट पर नाखून मारकर खून निकाल देता है। रीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भागती है और चिल्लाने लगती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तभी वो शैतान रेंगते हुए आता है और उस फीटस को उठाकर खा जाता है। बस तभी रीना चीखते हुए नींद से जाग जाती है। उसके बगल में प्रम सोया हुआ था। रीना घबराकर प्रम को बताती है कि उसने फिर उस बूढ़े आदमी को देखा। प्रम उसे समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन तभी रीना को रियलाइज होता है कि सच में उसका मिसकैरेज हो गया है। ये देखकर प्रम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बहुत दुख के साथ बताते हैं कि वो बच्चे को नहीं बचा पाए। प्रम रीना को हिम्मत देता है और कहता है कि ठीक होने के बाद वो फिर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रीना पूरी तरह टूट चुकी है। वो रोती हुई कहती है कि उसने अपना पूरा ख्याल रखा था, कोई भारी काम भी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ। प्रम इसे किस्मत का लेखा कहकर टाल देता है। रीना कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने ही उनके बच्चे को खा लिया। वो सबूत के तौर पर अपने पेट पर वो जख्म दिखाती है, लेकिन प्रम अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि दर्द में तड़पते हुए रीना ने खुद ही अपने नाखूनों से ये निशान बना लिए हैं। खैर, अगले दिन प्रम रीना को आराम करने का बोलकर ऑफिस चला जाता है। प्रम के जाते ही रीना मिस्टर मुरी से पूछती है कि क्या वो किसी शमन को जानते हैं। वो मुरी से कहती है कि प्रम को बताए बिना किसी ऐसे आदमी को बुला लाएं। रीना के कहने पर मिस्टर मुरी मिस्टर नार्तो नाम के एक शमन को लेकर आते हैं। रीना उन्हें आने के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर नार्तो अपनी थर्ड आई से देखने की इजाजत मांगते हैं। वो प्रेयर करते हैं ताकि रीना के शरीर और इस घर में छुपे हुए राज या कोई बुरी शक्ति उनके सामने जाहिर हो जाए। मिस्टर नार्तो रिचुअल खत्म करके रीना को यकीन दिलाते हैं कि उसका शक बिल्कुल सही था। रीना पर ब्लैक मैजिक किया गया है और इसी कर्ज की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ, लेकिन वो अभी इस जादू को तोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें पक्का नहीं पता कि ये किस तरह का काला जादू है। फिलहाल सेफ्टी के लिए मिस्टर नार्तो रीना को कुछ चीजें देते हैं और उन्हें घर के कोनों में रखने को कहते हैं। वो खास तौर पर जोर देते हैं कि रीना अल्लाह से प्रे करे और उन्हीं से प्रोटेक्शन मांगे। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि प्रम वरांडा में बैठा था। जब मिस्टर मुरी वहां से एक फ्लावर पॉट हटाते हैं तो प्रम को वहां मिस्टर नार्तो की दी हुई वो प्रोटेक्शन बॉटल दिख जाती है। वो मिस्टर मुरी से इस बारे में पूछता है, लेकिन मुरी साफ मना कर देते हैं। खैर, प्रम समझ जाता है कि रीना ने उसे बिना बताए घर पर शमन बुलाया था। रीना सफाई देते हुए कहती है कि उसने ये सब बस प्रोटेक्शन के लिए किया था और तब से उसने उस बूढ़े आदमी को सपने में नहीं देखा। लेकिन प्रम हमेशा की तरह घोस्ट्स या सुपरनेचुरल ताकतों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। प्रम इरिटेट होकर तांत्रिक की दी हुई सारी प्रोटेक्टिव चीजें फेंक देता है। उसी रात जब प्रम अपना काम खत्म करके रूम से निकल रहा था, तभी तेज हवा से खिड़की खुल जाती है। प्रम खिड़की बंद करने जाता है और तब हम वहां फिर से वही पैरों के निशान देखते हैं। रात में रीना नींद से उठकर पानी लेने किचन जाती है। वहां मिरर में उस बूढ़े आदमी का रिफ्लेक्शन देखकर रीना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन अचानक वो फिसलकर गिर जाती है। तभी वो शैतान उसके ऊपर चढ़ बैठता है और कहता है, मुझे तुम चाहिए। उस शैतान के मुंह से एक गंदा लिक्विड निकलकर रीना के मुंह पर गिरता है। रीना भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। अब प्रम भी उस खौफनाक बूढ़े आदमी को देख पा रहा था। जब वो आदमी बाहर जाता है तो प्रम बिना डरे उसके पीछे जाता है। प्रम उस शैतान को छत के ऊपर देखता है जो कुछ ही पलों में हवा में गायब हो जाता है।
तब प्रम एक सीढ़ी लेकर सीलिंग के ऊपर वाला हिस्सा चेक करने जाता है। वहां उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन एक मिस्टीरियस चीज जरूर मिलती है। उस अजीब सी चीज को देखकर प्रम बुरी तरह डर जाता है। अगले दिन प्रम खुद मिस्टर नार्तो को घर बुलाता है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि ये कब्र की मिट्टी और चूहे के काले खून से बना एक बेहद पावरफुल काला जादू है, जिसे ब्लैक ब्लड कर्स कहा जाता है। मिस्टर नार्तो आगे कहते हैं कि ये कर्स सीधा उनके वंश पर हमला करता है। इसका अंजाम ये होगा कि रीना जितनी बार भी प्रेग्नेंट होगी, हर बार उसका मिसकैरेज हो जाएगा, मतलब वो शायद कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। प्रम जानना चाहता है कि आखिर किसने उनके साथ ऐसा घटिया काम किया है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो उनकी फैमिली की वजह से बुरी तरह हर्ट हुआ है और अब बदला लेना चाहता है। प्रम मिस्टर नार्तो से पूछता है कि क्या इस कर्स को तोड़ना पॉसिबल है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कर्स के मेन सोर्स को ढूंढना होगा, तभी इसे खत्म किया जा सकता है। वो बताते हैं कि कर्स तोड़ने वाली वो चीज आमतौर पर जादू करने वाले के घर के आसपास ही दफन होती है। मिस्टर नार्तो रीना को याद करने को कहते हैं कि क्या उसका कोई ऐसा दुश्मन है जो उससे गहरा गुस्सा पाले बैठा हो। रीना तब उठकर बाहर आ जाती है और उसे अपनी माँ की कही हुई वो पास्ट की अधूरी प्रॉब्लम वाली बात याद आती है। रीना अपने पास्ट के बारे में प्रम को बताती है। वो कहती है प्रम से मिलने से पहले वो यूडी नाम के लड़के को 6 मंथ्स तक डेट कर रही थी, लेकिन यूडी उसे लेकर बहुत ऑब्सेस्ड था। जब रीना ने ब्रेकअप करना चाहा तो यूडी ये मान नहीं पाया और उसका पीछा करने लगा। उसने धमकी भी दी थी कि अगर रीना ने किसी और से शादी की तो वो देख लेगा। वो डिसाइड करते हैं कि कर्ज तोड़ने के लिए यूडी को ढूंढना ही पड़ेगा। रीना पुराने दोस्तों को फोन करके पता लगाती है। पता चलता है कि यूडी जकार्ता में पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ था, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो कहाँ है कोई नहीं जानता। रीना प्रम को अरेस्ट वाली बात बताती है। वो समझ जाते हैं कि बिना पुलिस की मदद के यूडी को ढूंढना मुश्किल है। फिर वक्त आगे बढ़ता है। रीना अब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। रीना और प्रम अपने आने वाले बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं ताकि वो हेल्दी पैदा हो। रीना पूछती है कि पुलिस से यूडी की कोई खबर मिली या नहीं। प्रम कहता है अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। अचानक शिंटा फोन करके बताती है कि यूडी मिल गया है। वो स्लावी में अपनी बहन के घर है। प्रम फैसला करता है कि वो मिस्टर नार्तो के साथ स्लावी जाएगा। वो रीना को घर पर रहने और अपनी माँ को बुला लेने को कहता है ताकि वो अकेली न रहे। यूडी की बहन के घर पहुंचकर मिस्टर नार्तो बताते हैं कि उन्हें वहां किसी कर्स्ड चीज का एहसास नहीं हो रहा। प्रम खुद को यूडी का दोस्त बताकर यूडी के बारे में पूछता है। बहन बताती है कि यूडी की 6 महीने पहले एक लाइमस्टोन माइन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। प्रम फोन पर रीना को बताता है कि यूडी मर चुका है। प्रम कहता है मिस्टर नार्तो का कहना है अगर कर्ज देने वाला मर जाए तो कर्ज अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि रीना की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, इसका मतलब पक्का है कि ये यूडी का काम नहीं है। प्रम पूछता है कि क्या माँ का कोई दुश्मन है जिसकी वजह से रीना पर यह मुसीबत आई हो। रीना मना कर देती है। प्रम बताता है कि वो और इन्फो के लिए विलेज हेड के घर वेट कर रहे हैं। रात में माँ रीना को आराम करने को कहती हैं। रीना के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो माँ गर्म पानी यूज करने को बोलकर मिसेस डार्क को बुलाने जाती हैं। माँ के जाते ही रीना को वही पैरों के निशान फिर दिखते हैं और प्रोटेक्शन वाली चीजें एक एक करके टूटने लगती हैं। रीना डर कर माँ को बुलाती है, लेकिन माँ एक कमरे में बंद हो जाती हैं और मिस्टर मूरी और मिसेस डार घर के बाहर लॉक हो जाते हैं। तभी रीना का वाटर ब्रेक हो जाता है। वो शैतान आकर रीना के पेट पर हाथ रखता है और कहता है ये बच्चा जिंदा पैदा नहीं होगा। उसी वक्त प्रम और मिस्टर नार्तो घर आ जाते हैं। उनके आते ही दरवाजा खुल जाता है। मिस्टर नार्तो उस बुरी शक्ति को घर से निकालने का हुक्म देते हैं। तब शैतान रीना को छोड़ देता है। प्रम रीना को संभालता है क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था। वो अल्लाह से ताकत मांगते हैं और रीना की डिलीवरी में मदद करते हैं। एक तरफ मिस्टर नार्तो शैतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग डिलीवरी करवा रहे थे। आखिरकार रीना ने सेफली बच्चे को जन्म दिया। तब मिस्टर नार्तो भी अल्लाह का नाम लेकर उस शैतान को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। न्यूबॉर्न बच्चे का नाम ड्वी रखा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखकर ट्रीटमेंट देना होगा। रीना मिस्टर नार्तो से पूछती है कि क्या जन्म के बाद कर्ज खत्म हो गया। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि कर्ज असल में बच्चे के खून में घुल चुका है। जब तक ये पूरी तरह नहीं हटता तब तक ये बच्चा दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा नहीं होगा। मिस्टर नार्तो कर्ज का एक खौफनाक साइकिल समझाते हैं। 7 हफ्ते यानी पहला मिसकैरेज, 7 महीने यानी दूसरे बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ। वो वार्निंग देते हैं कि जब बच्चा 7 साल का होगा तब वो बूढ़ा आदमी उसे लेने वापस आएगा। इसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। घर में डर और अफरा तफरी का माहौल है। रीना को अपनी बेटी ड्वी कहीं नहीं मिल रही। सब मिलकर घर के आसपास और गार्डन में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। आखिरकार रीना को ड्वी दिख जाती है। ड्वी के हाथ में नाइफ देखकर रीना उसे नाइफ से खेलने मना करती है और नाइफ मांगती है।
जैसे ही रीना हाथ आगे बढ़ाती है, ड्वी अपनी माँ के हाथ पर कट मारकर दूर चली जाती है। रीना घर आकर देखती है कि ड्वी कच्चा मांस खा रही है। बेटी की ये अजीब हालत देखकर रीना पूरी तरह टूट जाती है। रीना प्रम को कहती है कि वो अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रीना चाहती है कि उसकी बेटी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह हो। प्रम रीना को भरोसा दिलाता है कि वो बेटी के लिए सब कुछ करेगा। वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबको चेक कर लिया, लेकिन अभी तक उस इंसान को नहीं ढूंढ पाए जिसने ये कर्ज दिया है। रीना याद दिलाती है कि कल ड्वी का 7th बर्थडे है और मिस्टर नार्तो के मुताबिक वो बूढ़ा आदमी फिर आएगा। प्रम बताता है कि वो ड्वी को बचाने के लिए मिस्टर नार्तो के साथ मिस्टर यई और उनके बेटे को लाएगा, जिनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है। वो लोग घर को गार्ड करेंगे ताकि बुरी शक्ति अंदर न आ सके। अगले दिन सुबह मिस्टर नार्तो, मिस्टर यई और उनका बेटा आर्यो घर पहुंचते हैं। वो तुरंत प्रोटेक्शन सर्कल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। मिस्टर यई अपने बेटे आर्यो को बहुत अलर्ट रहने को कहते हैं। वो बताते हैं कि आधी रात को जब ड्वी ठीक 7 साल की होगी, तब वो बुरी शक्ति अंदर घुसने की पूरी कोशिश करेगी। वो अल्लाह से ड्वी की सेफ्टी के लिए दुआ करते हैं। फिर वो उस बुरी शक्ति को कमजोर करने और भगाने के लिए लगातार प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। रात के ठीक 12 बजे घर का प्रोटेक्शन सर्कल तोड़कर वो शैतान अंदर घुस जाता है। तभी लाइट चली जाती है। सब खड़े हो जाते हैं। शैतान आर्यो और मिस्टर यई को उठाकर फेंक देता है। मिस्टर नार्तो सबको दूसरे रूम में भेज देते हैं। अचानक शैतान मिस्टर नार्तो पर झपट पड़ता है और उनके मुंह में हाथ डालकर उनकी आंतड़ियां खींचकर बाहर निकाल देता है। फिर वो दरवाजा तोड़कर ड्वी को मारने जाता है। तभी मिस्टर यई उठकर शैतान पर होली वाटर फेंकते हैं, जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है। जब शैतान मिस्टर यई की तरफ बढ़ने लगता है, तब आर्यो उठकर पीछे से शैतान को स्टैब कर देता है, लेकिन शैतान दोबारा आर्यो को उठाकर फेंक देता है। खैर, मिस्टर याई उस पर होली वाटर फेंकते हैं और वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। मिस्टर याई सबको तसल्ली देते हैं कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और सेफ हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि कोई सच छुपा रहा है। वो साफ कहते हैं कि यहाँ कोई एक दूसरे से कोई बड़ा राज छुपा रहा है और उन्हें सच बोलने को कहते हैं। आखिरकार प्रम मान लेता है कि उसे शक था कि ये कर्ज किसने भेजा है, लेकिन उसने ये बात रीना को नहीं बताई थी। यूडी की मौत के बाद प्रम सोच विचार करके कंफर्म हो गया था कि इस कर्ज के पीछे वही शख्स है। जब रीना उसका नाम पूछती है तो प्रम मावर का नाम लेता है। रीना हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। सीन अब फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें प्रम और मावर के पुराने रिश्ते की झलक दिखती है। मावर ने प्रम को रीना के बारे में वार्न किया था कि रीना हर वक्त जॉब और प्रमोशन में बिजी रहती है। वो प्रम के लिए कभी घर संसार नहीं बसाएगी। मावर खुद को प्रम की लायक वाइफ मानती थी, लेकिन प्रम साफ बता देता है कि वो रीना से ही शादी करेगा, क्योंकि रीना उसके लिए जॉब छोड़ने को भी राजी है। मावर ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर प्रम को कर्ज दे दिया कि प्रम और उसकी पूरी फैमिली सारी जिंदगी तड़पती रहेगी। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। प्रम बताता है कि उसे लगा था मावर ने बस गुस्से में वो बात कही थी, लेकिन कर्ज कंफर्म होने के बाद पिछले 7 साल से प्रम मिस्टर नार्तो के साथ मिलकर चुपके से मावर को ढूंढ रहा था। वो रीना से ये सच छुपाने के लिए माफी मांगता है। प्रम रीना को यकीन दिलाता है कि उसकी जिंदगी में रीना के अलावा और कोई नहीं। रीना मेंटली टूट चुकी है। तभी मिस्टर याई प्रम को बताते हैं कि वक्त बहुत कम है, उन्हें जल्द से जल्द मावर को ढूंढना होगा। वो कर्ज तोड़ने के लिए एक खास रिचुअल करना चाहते हैं, जिसमें प्रम और रीना दोनों का शामिल होना जरूरी है। प्रम रीना के पास जाकर भीख मांगता है। वो समझाता है कि उनके गुस्से और शिकायत से ज्यादा बेटी ड्वी की जान बचाना अभी बहुत जरूरी है। प्रम अपनी गलती मानता है और सब ठीक करने का एक मौका चाहता है, ताकि ड्वी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ी हो सके। जब रीना इस तरीके पर भरोसा चाहती है तो प्रम उसे वादा करता है। इसके बाद मिस्टर याई एक रिचुअल करके मावर की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मावर वोनोसोबो और मागेलांग के बॉर्डर पर छुपी हुई है। उसी वक्त प्रम और मिस्टर याई मावर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आर्यो रीना के साथ घर पर प्रोटेक्शन के लिए रुक जाता है। वो सीधा मावर के घर के पीछे वाले आंगन में पहुंचते हैं। याई प्रम को एक जगह मिट्टी खोदने को कहते हैं और खुद गाड़ी से फावड़ा लाने जाते हैं। तभी कोई पीछे से मिस्टर याई के सर पर हमला करता है। इसके बाद प्रम पर भी पीछे से वार किया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि मावर ही थी। जब प्रम को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और सामने मिस्टर याई भी मौजूद हैं। तब मावर एक शैतानी हंसी हंसते हुए आती है और कहती है कि उसे पता था प्रम उसे ढूंढ लेगा। वो अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि रीना नहीं बल्कि मावर ही हमेशा प्रम के साथ थी, लेकिन प्रम ने उसे कभी देखा ही नहीं। मावर बड़े सुकून से बताती है कि पिछले 7 साल प्रम और रीना को तड़पते देख उसे बहुत मजा आया। वो वार्निंग देती है कि कोई भी इस कर्ज को तोड़ने की कोशिश न करे। ये बोलकर वो एक नाइफ लेकर मिस्टर याई को मारने जाती है कि तभी प्रम उठकर मावर पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। प्रम अपने हाथ खोलता है और मिस्टर याई की रस्सी भी खोल देता है। याई प्रम को जल्दी वो मिट्टी का पॉट ढूंढने को कहते हैं। प्रम मावर के हाथ बांधकर तुरंत पॉट ढूंढने जाता है। उसे वो मिल जाता है और वो उसे लेकर याई के पास आता है।
लेकिन सर से खून बहने की वजह से याई दम तोड़ देते हैं। तब प्रम फोन करके आर्यो को उसके पिता की मौत की खबर देता है और बताता है कि पॉट मिल गया है। आर्यो पिता को खोने का दर्द संभालकर प्रम को पॉट लेकर जल्दी घर आने को कहता है। वो कहता है कि अब वो अकेले ही रिचुअल पूरा करेगा। रीना उसके पिता की मौत के लिए माफी मांगती है। आर्यो रिचुअल शुरू करता है। अचानक लाइट चली जाती है। आर्यो रीना को वार्न करता है कि कोई भी रूम से बाहर ना निकले। अचानक शैतान सामने आ जाता है। आर्यो उस पर नाइफ से हमला करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। उल्टा शैतान उसे एक झटके में फेंक देता है। शैतान वही नाइफ लेकर आर्यो को स्टैब कर देता है। रीना उसे बचाने बाहर आती है लेकिन शैतान एक झटके में आर्यो का सर धड़ से अलग कर देता है। रीना डरकर कमरे में घुसती है तो देखती है द्वी वहां नहीं है और उसकी माँ का गला किसी इनविजिबल शक्ति ने पकड़ रखा है। जब वो शक्ति माँ को छोड़ती है तो माँ इशारा करके द्वी को दिखाती है। शैतान द्वी को अपने साथ ले जा रहा था। रीना तड़पते हुए उस बुरी शक्ति से द्वी को छोड़ने की भीख मांगती है लेकिन वो शैतान कहती है कि द्वी के खून में उसका असर है, इसलिए ये बच्चा उसका है। वो प्रम को द्वी का बाप मानने से इनकार कर देता है। रीना चैलेंज करके कहती है कि द्वी का बाप चाहे कोई भी हो, माँ वही है। द्वी को बचाने के लिए रीना अपनी जान देने का ऑफर देती है। वो उस शैतान से कहती है कि द्वी के बदले उसे ले जाए। तब शैतान द्वी को छोड़ देता है। रीना अपनी बेटी द्वी से आखिरी इमोशनल बातें करती है। वो कहती है कि वो जानती है शायद वो द्वी को बड़ा नहीं कर पाएगी लेकिन मरने के बाद भी हमेशा उसका ख्याल रखेगी। रीना द्वी को अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताकर अलविदा कहती है। इसके बाद शैतान रीना को अपने साथ ले जाता है। प्रम वापस आकर देखता है कि रीना गायब है। रीना की माँ बुरी तरह रोते हुए बताती हैं कि रीना मिल नहीं रही। प्रम पागलों की तरह रीना को ढूंढने लगता है। वो द्वी से पूछता है माँ कहाँ है, लेकिन हालत हाथ से निकल चुके थे। आखिरकार रीना मिलती है लेकिन वो बेजान पड़ी थी। प्रम उसे जगाने के लिए चिल्लाता रहता है। रीना की माँ गुस्से में प्रम को ब्लेम करती हैं। वो कहती हैं कि प्रम की वजह से आज रीना की ये हालत हुई है। प्रम गिल्ट और गम में टूट जाता है। वो द्वी की जिम्मेदारी रीना की माँ को देता है और सबसे माफी मांगकर कहीं जाने का फैसला करता है। रीना की माँ हैरान होकर पूछती हैं वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि रीना तो हमेशा के लिए चली गई। प्रम ठान लेता है कि वो किसी भी तरह कर्ज खत्म करेगा क्योंकि उसने रीना से वादा किया था। वो अपनी बेटी द्वी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और वहां से सीधा मावर के घर चला जाता है। प्रम मावर का सामना करता है। वो मदद मांगता है ताकि वो द्वी के ऊपर से कर्ज हटा ले और रीना को वापस लौटा दे, लेकिन मावर उसका मजाक उड़ाती है और याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था वो प्रम की फैमिली को बर्बाद कर देगी। वो कहती है यहाँ आकर प्रम ने बहुत बड़ी गलती की है। ये बोलकर मावर एक बड़े छुरे से उस पर झपट पड़ती है। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है। जब प्रम मावर के हाथ से वो चुरा छीनने की कोशिश करता है तो मावर दूसरे हाथ से एक नाइफ उठाकर प्रम के फेस पर स्टैब कर देती है। प्रम किसी तरह मावर को काबू करता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है ताकि वो उसकी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन मावर साफ मना कर देती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मावर फिर हमला करके प्रम का चेहरा जला देती है। प्रम किसी तरह खुद को छुड़ाता है और वो भी एक हथियार उठा लेता है। ऐसे ही उनके बीच लड़ाई चलती रहती है। प्रम उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन आखिरकार मजबूर होकर वो मावर का एक हाथ काट देता है। मावर तब दूसरे हाथ से हथियार उठा लेती है और फिर से प्रम पर झपट पड़ती है। इस बार प्रम उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर भी मावर रुकती नहीं। वो प्रम पर कूदकर उसका हाथ काट लेती है। आखिरकार प्रम मजबूर होकर हथियार मावर के पेट में स्टैब कर देता है। प्रम उसे रुकने को कहता है। मावर कहती है कि प्रम अभी भी रीना को ही चुन रहा है। वो कहती है कि रीना अब मर चुकी है और आफ्टर लाइफ में उस बूढ़े शैतान की दुल्हन बन गई है। अब कोई भी जादू रीना को जिंदा वापस नहीं ला सकता। ये सुनकर गुस्से में प्रम मावर का सर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ वो कर्ज भी खत्म हो जाता है। सबसे आखिर में प्रम रीना का नाम लेकर चिल्लाता है। वो कहता है कि वो रीना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये बोलकर प्रम भी सुसाइड कर लेता है। उधर रीना की माँ देखती हैं कि द्वी ठीक हो रही है और बात भी कर रही है। वो हैरान होकर पूछती हैं कि क्या वो बोल सकती है। खैर, सीन अब कई साल आगे बढ़ता है। द्वी अब बड़ी हो गई है और मेडिकल प्रोग्राम से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। कॉन्वोकेशन में द्वी स्पीच देती है। वो बताती है कि बचपन से ही वो बिना माँ बाप के बड़ी हुई है और उनकी कोई यादें उसके पास नहीं है, लेकिन वो जानती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे वो लोगों की सेवा करे, इसलिए वो अपनी ये सक्सेस अपने लेट पेरेंट्स को डेडिकेट करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।